नहीं तो अतुल जी पता है क्या, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है इस बात एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्थिति हम धीरे धीरे नॉर्मल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो लोगों से मिलने जा रहे थे, वहां पर उनके साथ सहानुभूति दिखाने जा रहे थे, उनको दुख और दर्द को बांटने जा रहे थे, समझाने जा रहे थे, आपको उसमें भी समस्या है? देखिए, ये वो क्या कह रहे हैं हम्म, वो आप भी अच्छी तरह समझ में और सारी हिंदुस्तान भी समझ रहा है। हम्म, उन्होंने तो ये भी कहा है सब जगह हम्म, कि साहब जो 50,000 की जो भीड़ थी, हम्म, जिसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी पत्थरबाजी करनी है, हम्म, जिसमें पहले से ये हथियार लेके जो लोग आए थे, हम्म, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस कार्रवाई की, तो उनका तो ऐतराज उस पे भी है। हम्म, वो तो ये तो हमारे जो वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जवान हैं, हम्म, वो भी इंसान हैं, वो भी किसानों के परिवार से हैं, हम्म, ठीक है, वो भी देश के ही नागरिक हैं। हम्म, उन पर हमला करना, हम्म, ठीक है, वो उसे संविधान के दायरे में बता रहे हैं। हम्म, तो क्या संविधान में ये छूट है कि कोई आदमी पत्थरबाजी करे हम्म, और उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ना करे? हम्म, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि उनकी जो बातचीत करने का तरीका है, जो सोच है, हम्म, उसके अंदर कहीं कोई जिम्मेदारी दिखाई देती है? हम्म, ठीक है, उन लोगों ने तो पिछले एक हफ्ते से संसद भी नहीं चलने दी है। ठीक है, अतुल जी, आप जो ये कह रहे हैं कि कहां पर लिखा हुआ है कि दंगाई पत्थरबाजी करें और पुलिस चुपचाप खड़ी रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस वहां खड़ी थी, आपके पुलिस के असलहे से, या उन्होंने 5 लोगों को जान से मार दिया। वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस को ये इतनी पावर कौन देता है कि किसी को जान से मार दिया जाए? वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस ने 5 लोगों की जान ली है। देखिए, दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हम्म, पुलिस का कहना ये है हम्म, कि भाई हमने गोली नहीं चलाई, हमने किसी को नहीं मारा, इन्होंने आपस में ही गोली चला करके लोग मरे हैं। हम्म, और और इसके लिए एक जांच कमेटी बैठ गई है, हम्म, और जांच कमेटी भी जज के द्वारा बैठाई गई है। हम्म, जुडिशरी इसमें जांच कर रही है, हम्म, तो इसका जो सच है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ये कौन सी इंसानियत है हम्म, कि 50,000 लोग प्लानिंग करें, छतों पे पत्थर रखे रखें, ईंटें रखें और एक हमला कर दिया जाए। जो जो लोग सर्वे करने गए हैं उन पे क्या उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी? उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था? एक सवाल ये भी। तो अतुल जी, आपको क्या लगता है कि सर्वे के दौरान ये 50,000 की जो ये पत्थरबाजी जो लोग करने पहुंचे थे वहां भारी संख्या में, वो कहां से आए? कौन उनको भेजा? क्या ये सुनियोजित था, ये कह रहे हैं आप, या ये कह रहे हैं कि भाई स्थिति को वाकई में बिगाड़ा गया? साफ तौर पर पूछ रहा अच्छा, एक बात बताइए सर, हूं। अगर कोई भी व्यक्ति हो किसी भी इशू पे, हम्म, क्या 50,000 के लोग बिना बिना किसी प्रयास के आ सकते हैं? वो भी छोटी सी जगह में। संभल की आबादी कितनी है भाई साहब? संभल की क्या सारी जितनी आबादी है उतने ही लोग वहां पहुंच गए? और क्यों पहुंच गए, किसके कहने से पहुंच गए? तो वो जितने भी सबूत मिले हैं, ऑडियो मिले हैं, वीडियो मिली है, पुलिस उनको सारे के सारे वीडियो और ऑडियो आपके ये प्रशासन को दे रही है, प्रशासन उनको दे रहा है, जुडिशरी को दे रहा है, जो हमारी जांच कमेटी गई है उसको दे रहा है, और जांच में सहयोग करने की बजाय वो लगातार उनका मॉरल डाउन कर रहे हैं और लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है। अतुल गर्ग जी, आप संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, आपने उनको कई बार सुना होगा, और एक बयान में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के विवादित बयानों का नतीजा है। जो वो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, उसका एक असर संभल में देखने को मिला है, और आज बीजेपी के ही चलते इतनी भयावह भयानक स्थिति देखने को मिल रही। जब वो कहे कि सबके सब जातियों में बट जाओ और जातियों में बट करके बिना सही गलत देखे और इस शासन पर अपना कब्जा करो, ठीक है, वो तो ठीक है। और बीजेपी अगर ये कहे कि, या कोई भी व्यक्ति ये कहे, देशभक्त ये कहे कि भैया हमें बटना नहीं है, इस बटने के साथ, इस बटने के कारण ही विदेशी शक्तियों ने हम पर आक्रमण करा। हमारे देश में मुगलों ने अगर हमारे राजा ना बटते तो ये मुगल हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यदि हमारे में बंटवारा ना होता तो ये अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा नहीं कर सकते थे। तो अब की बार ये सचेत किया जाता है, इस देश के अंदर सभी जातियां, सभी धर्म एक हो,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियां एक होंगे तो हम चीन और पाकिस्तान के सामने हम मजबूत रहेंगे और कोई हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसमें गलत क्या है? नहीं तो अतुल जी, अगर वो यही तो आरोप लगाते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हमें ये कहती है कि हम जाति की राजनीति करते हैं, तो बीजेपी तो धर्म की राजनीति कर रही है ना। पूरे चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री ने खुद मंच से कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री ने भी इसका वो किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि लो और चिल्लाओ, बटेंगे तो कटेंगे, परिणाम देख लो सामने है। और ये सब बीजेपी करवा रही है। और उस दिन जो भीड़ आई थी वो कोई और नहीं था, ये बजरंग दल के नेता थे और बीजेपी की षड्यंत्र था, मतलब बीजेपी के लोग थे। अगर वो ये कहते हैं कि एक धर्म इकट्ठा होकर के वोट करो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि देशभक्तों को वोट करो। वो कभी नहीं कहते हैं कि भाई तुम भी अपने घर में भगत सिंह की फोटो लगाओ। वो कहीं नहीं कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगाओ। वो जिन्ना की फोटो लगाने पर तो झगड़ा करते हैं कि जिन्ना की फोटो लगाओ, वो नहीं उतरेगी। लेकिन कभी आपने सुना है कि ये लोग कभी ये कहते हो कि अपने घर में वीर अब्दुल हामिद की फोटो लगाओ, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगाओ। तो जो भी देशभक्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों को के खिलाफ बोलना और उनको कमजोर करने की बात करना, ये क्या अच्छी बात है? तो आज की डेट में माननीय योगी जी का बयान मैंने भी सुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो उसमें कहा है कि हिंदू एक रहे और बाकी लोग एक ना रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा देश एक रहे, हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ रहेंगे तो हम रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। उनका मतलब ये है। उनका मतलब ये है कि यदि हिंदू, मुसलमान या कोई भी जातियां बटेंगी तो ये हमारे को रोज धमकियां दे रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस देश के अंदर यदि हम सब लोग मिलकर एक रहेंगे तो कोई भी विदेशी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। नहीं तो अतुल जी, सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये करके क्या मिलेगा? भाई चुनाव तो बीत गया, चुनाव के बाद ऐसा माहौल बनाया गया। और वो कह रहे हैं कि ये जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, जानबूझ के बीजेपी इन्हें आगे करके जानबूझकर जहां जहां मस्जिद, जहां जहां दरगाह है, वहां वहां मंदिर खोजने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब पूरे देश में जो अराजकता फैल रहा है ये बीजेपी की देन है और यही वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। आरोप पर आपके ऊपर अराजकता फैलाने का लगा रहे हैं वो लोग। अच्छा एक बात बताओ कि यदि कोई न्याय मांगने कोर्ट में जाता है तो उसे नहीं जाना चाहिए? क्या सड़कों पे फैसले करने चाहिए इनकी तरह? अगर ये न्याय मांगने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक आदेश करा और वो आपको आदेश सूट नहीं करता है, आपको लगता है कि ये आदेश उचित नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट आप गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे भी दिया। तो इसके फैसले आप सड़कों पे करेंगे, इस देश के अंदर संविधान की बात करेंगे और संविधान को रौंदेंगे। इस देश के अंदर जो फैसले हैं वो संविधान की रोशनी में न्यायालयों के द्वारा होते हैं। यदि आपके पास में जो प्रशासन है उसका कोई शिकायत है तो फिर न्यायालय का जो दरवाजा है वो सबके लिए खुला है। और पूर्व में भी रात को 12-12 बजे भी कोर्ट ने फैसले दिए। तो अतुल जी, अभी आपने संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्हें आपने सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी चाहे जितना कर ले, हम अराजकता नहीं फैलने देंगे, हम अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम ये मामला संसद में उठाएंगे बहुत जोर शोर से। तो यानी कि पूरा विपक्ष आपको अराजक घोषित करने पे वो लग चुका है कि बीजेपी अराजक है और सदन में इसकी गूंज दिखाई देगी। यानी कि सदन से सड़क तक आपको पूरी घेरने की पूरी एक तैयारी की जा रही है। इसका जवाब और इसका काट आपके पास क्या है? काट नहीं है मेरे पास। मेरा एक बहुत मासूम सा सवाल है, हाथ जोड़ के सवाल है, क्या एक एमपी को ये शोभा देता है ये कहना कि हम अपने आदमियों की देखभाल करेंगे, अपने आदमियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे? क्या एक एमपी को ये नहीं कहना चाहिए कि इस देश का कोई भी नागरिक हो उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे? वो अपना पराया क्या होता है? क्या हम उनके लिए पराये हो गए? क्या हिंदू उनके लिए पराये हो गए? उनको ये कहना चाहिए कि भाई ये जो पत्थरबाजी हुई है ये गलत हुई है और अगर आपको लगता है कि कोई अन्याय हुआ है तो हम संसद में इस विषय को उठाएंगे, हम कोर्ट में इस विषय को उठाएंगे। और वो ये कह रहे हैं कि अपने आदमियों को नहीं होने, क्या बात हो रहे हैं या हम रहे हैं? हम तो उन्हें भी अपना ही समझ रहे हैं, ठीक है, और वो हमें अपना नहीं समझ रहे हैं। हम आज भी उनके हैं
हम आज भी उनके साथ हैं, लेकिन हम जो है संविधान के दायरे में ही रहना चाहते हैं। हम ये फैसले सड़कों पे नहीं कराना चाहते। तो अतुल जी, आज लाल बिहारी यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो हमने उनसे सवाल किया। हमने कहा कि आप वहां जाने की जिद क्यों कर रहे थे, थोड़ा बाद में चले जाते। तो उन्होंने कहा कि संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, और बीजेपी जनता के जनप्रतिनिधि को क्यों मिलने से रोक रही थी? यानी बीजेपी की नीति में खोट है, बीजेपी ने ही सब कुछ करवाया है, वो एक्सपोज ना हो जाएं, इसीलिए सबको रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। अच्छा भाई, एक बात बताइए, जब तक 5 दिन संसद जाम रही तो माननीय एमपी जी दिल्ली में रहे, तो उनसे किसने कहा कि वो दिल्ली तक के संबल में रोज 12 बजे ये संसद ये भंग करा देते अगले दिन के लिए। और बीच तो और उसके बाद में यदि जियाउर साहब को किसने रोका था कि वो संबल में नहीं जा सकते थे? वो तो एक डेलीगेशन लेकर के कि ये बवाल बढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। प्रशासन अगर एक चीज जो हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, अगर उसको ठीक करना चाहता है तो उसमें सहयोग बजाने की बजाय उसमें क्यों उसको भड़काने के लिए जा रहे हैं? उनकी अगर वास्तव में अपने लोगों के दुख दर्द में वो साथ रहना चाहते थे, ठीक है, तो पूरी पार्टी यहाँ थी उनकी, तो वो किसके घर गए मिलने के लिए? ये जो वहाँ के एमपी हैं, एमपी यहाँ पर दिल्ली में पहले राजनीति कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी मिली तो अब संबल में जाकर के फिर से आग लगाओ। उनको तो अफसोस ये है कि इतनी जल्दी मामला शांत कैसे हो। जुम्मे की नमाज ठीक तरीके से क्यों पढ़ी गई, इस बात का दर्द है उन्हें, ठीक है, और वो जो है हंगामा होने से ही वो उन्हें शायद अच्छा लगता है। तो अतुल जी, आपको तो पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी ने संभल में जिन 5 लोगों की मौत हुई इस पूरे हिंसा में, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये संभल में जो लोग मारे गए ये मासूम थे, ये हमारे लोग हैं, और हमारे लोगों से बीजेपी जो है कैसे मिलने से रोक रही है। और बीजेपी मुसलमान विरोधी इसलिए है क्योंकि बीजेपी को वक्फ बोर्ड और वर्शिप एक्ट दोनों से समस्या है, और इसीलिए वो मुसलमानों से जलते हैं, इसलिए दंगे करवा रहे हैं, और हम उनके अपने हैं, इसलिए इनको बुरा लग रहा है क्योंकि बीजेपी सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, 100 साल पुराने मंदिर को बिना किसी कानूनी सबूत के घोषित कर दिया जाए कि साहब ये हमारे वक्फ बोर्ड का है, और उस मंदिर की कमेटी को ये साबित करना पड़े कि नहीं साहब मैं वक्फ बोर्ड का नहीं, ये मेरा है, क्या ये न्याय है? आप भाई, अगर इस तरीके के, और ये जो है संविधान का मैटर नहीं है, ये इमरजेंसी के अंदर इस तरह की चीजें, और 1984 के आसपास इस तरह की चीजें जोड़ी गई, ठीक है। तो जो 1947 ये जो कोई भी कानून हो बिना सबूत के आप जब मर्जी घोषित कर देंगे। अगर यही पावर अगर हिंदू मंदिरों को दे दी गई कि वो किसी की भी संपत्ति को ये कह रहे हैं ये मेरी है और सामने वाला साबित करो, तो क्या ये उनको स्वीकार होगा? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर कोई संपत्ति, वक्फ बोर्ड के जो कार्यकर्ता है वो अपने परिवारों के नाम कर ले, 1 लाख रुपए महीना किराए पे दे करके 10 लाख रुपए महीना की कमाई कर ले, ठीक है, और ये चीजें पकड़ में आ रही हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई करके वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वक्फ बोर्ड के ही लाभ के लिए खर्च किया जाए, तो इसमें मुसलमानों का फायदा है या नुकसान है? तो ये बहुत सारे बिंदु हैं। जितने भी ये नेता है जो 20-30-40 साल पुराने नेता है, ये सब की राजनीति वक्फ बोर्ड पे जाकर रुक जाती है, और ये वक्फ बोर्ड के नाम पे एक मोटी कमाइयां करते हैं। इन कमाइयों को जो सही तरीके से चैनलाइज करके जो वक्फ बोर्ड की जो मूल भावना है, जितने भी गरीब मुसलमान हैं उनके काम आना चाहिए पैसा, ये सरकार की भावना है। ये कोई अकेले ठेकेदार नहीं हुए हैं कि यही मुसलमानों के ठेकेदार है, मुसलमान इनके हैं। मुसलमान हमारे भी उतने ही है जितने कि हिंदू हमारे हैं, लेकिन उन मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई का देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी संपत्ति को कोई खुर्द करता है तो वो छीन करके उन मुसलमानों को सौंपेंगे, ये हमारा निर्णय है, हमारी पार्टी की इच्छा है, हमारी सरकार की इच्छा है। ठीक है अतुल जी,
अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, ये कहा जा रहा है कि 2 तारीख को वो भी संभल की तरफ रुख करेगा और पीड़ित परिवार से मिलेगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, तब भी अभी सिचुएशन नॉर्मल तो हुई नहीं है उस हिसाब से, तो उनको भी रोका जाएगा। यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी फिर एक बार फिर हो हल्ला होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी वाकई में संभल में जिन लोगों की मौत हुई है हिंसा में, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने जा रहे हैं, या साफ तौर पर इनकी किसी एक खास धर्म को सुरक्षित करने के लिए या उनकी सहानुभूति लेने के लिए ये वहां पर जा रहे हैं? सीधा सा जवाब, क्योंकि सटीक सवाल है मेरा। बहुत सटीक जवाब देता हूं सर। ये जो झगड़ा है, ये मुसलमान वोटों की जो संपत्ति है उसमें किसका कितना हिस्सा है उसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और ये लगभग हर प्रदेश में। अगर कांग्रेस ये धमकाती, कांग्रेस को कोई सीट आराम से मिलती नहीं है, कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगाने का काम करती है। ठीक है। और वो इस पोजीशन में आए कि वो मुस्लिम वोटों पर अपना भी अधिकार बनाए रखे, इसके लिए वो इस एक्सरसाइज को करते हैं। यही सीन आपको अब दिल्ली में दिखाई देने वाला है कि अगर इंडिपेंडेंट कांग्रेस लड़ती है तो उसे एक वोट नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो आम आदमी पार्टी से कहेगी कि देखो भैया, मैं तुम्हारे रिबेल्स को अपने टिकट पर खड़ा कर दूंगा, कर देंगे, और वो वोट जितने भी मिलेंगे उससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो वो अपना एक अधिकार, अपना जो शेयर है वो बनाए रखने के लिए वो वहां पर जाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई है कि भाई अगर तुम वहां जा रहे हो तो मैं भी वहां जाऊंगा, मेरा भी वोट मिलना चाहिए, ये मेरा भी वहां पर हक है। तो इनकी लड़ाई किसी से हमदर्दी की नहीं है, उनकी लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर के, अपने वोट बैंक को लेकर के। तो अतुल जी, ये जो जब सर्वेक्षण करने जो टीम जा रही थी वहां पर 50,000 लोग पहुंचे। अब आपकी कानून व्यवस्था पर भी सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई वहां पर 50,000 लोग कोई आसमानी बारिश से तो आए नहीं। आपकी एलआईयू को, आपकी इंटेल टीम को क्यों नहीं पता चला कि यहां पर ऐसी स्थिति बन सकती है, और प्रशासन को पहले वहां पर उस तरीके से मुस्तैद क्यों नहीं किया गया? आपके लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर भी है, आप इसको मानेंगे या नहीं? देखिए, इस बारे में तो मुझे इतनी इंटरनल जानकारी नहीं है कि उनकी क्या समस्या है, पर एक बात तो तय है कि जो योजना बनी ये बिना योजना बनाए वो लोग नहीं गए। अगर ये योजना बनी है और उस योजना को उन्होंने नहीं रोका तो उनकी मजबूरी भी हो सकती थी। उनको लगता था कि भाई अगर हम अभी से रोकेंगे तो बात बढ़ना जाए, लेकिन वो बात बढ़ी। अगर वो रोकते तब भी यही कहते हैं कि साहब हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं, हमारे को गिरफ्तार क्यों कर लिया। लेकिन बिना योजना के ये नहीं गए। योजना बनाना और अपराध करना दोनों ही गैर कानूनी है। अतुल जी, मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि सांसद जो हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे थे कि अगर सर्वेक्षण की टीम जा रही थी तो वहां पर जाती, लेकिन वहां पर जाकर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे बीजेपी के लोगों ने क्यों लगाए? धार्मिक जो भावना है उसको आहत करने की कोशिश की गई। यानी एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप हमें मस्जिद के सामने जाकर हमें चिढ़ा रहे थे और इसीलिए जनता का पूरा माहौल बदला, और इसके बाद आप जो चाहते थे दंगा कराना वही हो गया, और अब आपके दिलों में खुशी बैठ गई है, और वही हम चाहते हैं अपने लोगों को समझाना कि दंगा करना ठीक नहीं है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए किसने रोका है? कानूनी लड़ाई में तो सरकार भी उनके साथ है, बीजेपी भी उनके साथ है, ये अलग नहीं है। कोई किसी ने भी रोका कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने नारेबाजी करी, तो ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि नारेबाजी करने से 50,000 लोग नहीं आ सकते। तो मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, तो आपको लगता है कि ये सुनियोजित पूरा प्लान था, और ये किसकी तरफ से था? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, या किसकी तरफ से, या सांसद जियाउर रहमान बर्क पार्टिकुलरली? मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मैं दिल्ली और गाजियाबाद में बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पर FIR की गई है, वहाँ पर पुलिस ने नोटिस लिया है, सबूत दिए हैं, ठीक है। और वो सारे सबूत जिन लोगों की तरफ इशारा करते हैं, तो मेरा नाम लेना उचित शायद है नहीं है, मुझे नहीं पता, वो सब अखबारों में भी आए हैं और वो लोकसभा में भी उसकी चर्चा करने की कोशिश की गई। क्योंकि अतुल जी, अब पता क्या, अब ये फैलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कि पुलिस ने अपने हथियार से 5 लोगों को शूट डाउन किया, जबकि पुलिस का यह आधिकारिक बयान है कि हमारे बंदूक की गोली वो नहीं थी, वो 315 बोर की वो गोली थी, वो कट्टा थी, वो देसी कट्टा थी, वो वही लोग लाए थे और उन्हीं में हुआ ये सब। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार हुआ है।
देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो हर बात पे कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। कोई अच्छा एक बात बताइए सर कि ये लोग इतने ही सच्चे और ईमानदार हैं तो पिछले 10-15 सालों में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। ये तो जब माफिया मरते हैं उनकी भी हमदर्दी में खड़े होते हैं। कभी किसी माफिया के खिलाफ इन्होंने कोई आवाज उठाई है आज तक? कभी किसी के खिलाफ उठाई? बल्कि जो लोग आतंकवादी पकड़े गए जेलों में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखने का मुझे मौका मिला, उनकी खातिरदारी करने वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो अब इनकी बात पे कहा जाए, ये लोग केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए खुद वो काम करते हैं कि जो देशभक्त लोगों को नहीं करने चाहिए। नहीं तो अतुल जी, अखिलेश यादव भी तो यही कहते हैं कि हर मुसलमान में बीजेपी को दंगाई या अपराधी क्यों दिखाई देता है। किसी आपका जो वोट बैंक है उसको निशाना साधते हुए वो कह रहे थे कि किसी ठाकुर के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ बोल के दिखा दे बीजेपी, हर मुसलमान में इन्हें आतंकवादी नजर आता है, हर मुसलमान में दंगाई नजर आता है। आपको ये बताएं, जितने भी लोग एनकाउंटर पे जिनके साथ में गोली लगी है उसमें आधे से ज्यादा मुसलमान नहीं थे। विकास दुबे याद है आपको? बिल्कुल। विकास दुबे की मौत के बाद इन्होंने क्या कहा? ब्राह्मणवाद करना शुरू कर दिया इन्होंने कि साहब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं। या याद है ना आपको सारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस बात को भी याद दिलाइए कि ये जिसकी भी जो भी अपराधी हो उस पर अगर पुलिस की गोली चले तो ये जातिवाद को लेकर के बैठ जाते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं और इनको कोई भी दर्द नहीं है कि जो लोग आतंक फैलाते हैं, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, उसके कारण एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती है। इन्हें तो देश की भोली भाली जनता को भड़काने से मतलब है। और लेकिन जनता ने भी ये तय कर लिया है कि अब वो मोदी के साथ है और योगी के साथ है। ठीक, अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।